अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यंग लॉयर्स और तमाम सामीन और नाजरीन। आप देख रहे हैं लॉ इन स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। आज मैं एक कानूनी मौजू पर व्लॉग करने जा रहा हूं और वो कानूनी मौजू है रिमांड। आप सब ने सुन रखा है। आज मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा कि रिमांड क्या है, इसका क्या मफहूम है, इसको लेने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसकी अक़साम क्या है, इसमें लैंडमार्क जजमेंट्स जो हैं वो क्या है, ताकि आप बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ या यंग लॉयर जब आप रिमांड कंटेस्ट करने अदालत में जाते हैं तो आप अपने क्लाइंट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, स्पेशली जब एक्यूज को आप कंटेस्ट कर रहे होते हैं और कंटेस्ट करते हैं उस रिमांड के अगेंस्ट जो सीख कर रहे होते हैं पुलिस वाले। तो आपको इंशाल्लाह इस व्लॉग के बाद काफ़ी रहनुमाई मिल जाएगी और आप इसको प्रॉपर तरीके से अगर सीक्वेंस के साथ कोर्ट में फैक्ट्स ऑफ द केस पॉइंट ऑफ लॉ डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है इसमें कामयाबी के जो रेशो है वो बढ़ जाएगा। रिमांड से पहले मेरी गुजारिश ये है कि आप मेरे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट्स करें और कोई भी कानूनी मामले में अगर आपको मेरी रहनुमाई असिस्टेंस की ज़रूरत है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप कमेंट्स में सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जो मैं समझता हूं वो आप तक पहुंचाना फ़र्ज समझूंगा। रिमांड का आप हर्फ़ आम में मतलब ये समझ लें कि रिमांड का मतलब है कस्टडी में लेना, तहवील में लेना, हिरासत में लेना। अब रिमांड 3 तरह के होते हैं। रिमांड जब पुलिस लेती है तो उसको कहते हैं फिजिकल रिमांड, पुलिस कस्टडी यानी कि पुलिस हिरासत में ले लेती है। इसी तरह से जब अदालत मुल्जिम को हिरासत में ले लेती है तो हम उसे लीगल टर्म में कहते हैं जुडिशियल रिमांड। अब अदालत जब तहवील में ले लेती है तो क्या वो अदालत अपनी अदालत में बंद कर देती है या फिर घर ले जाती है? ऐसा नहीं है, उसको जेल भेज दिया जाता है। अब जब जेल में भेजा जाता है उसको कहते हैं जुडिशियल रिमांड पे अदालत ने भेज दिया है, यानी अदालत ने कस्टडी ले ली है और उसको अमानतन जेल में भेज दिया जाता है। यानी कि जेल सुप्रिटेंडेंट उसको अमानतन रख लेता है और उसके जो है ना वॉच एंड वार्ड का और उसकी कस्टडी का, उसकी खुराक का बंदोबस्त करता है और उसका केयर करता है। ये 2 मेन रिमांड की किस्म है। और तीसरी जो रिमांड की किस्म है वो है ट्रांजिट रिमांड। अब उस पर बाद में उस पर डिटेल में जाएंगे तो उसमें हम 1 बाय 1 जाते हैं। तो रिमांड के जो लॉज हैं उसको जो ज़ाब्ता फौजदारी की कौन कौन सी दफ़ात जो हैं वो अटैच करती हैं, जो आपका पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि अगर मैं सेक्शन ऑफ लॉ पढ़ना शुरू करूँगा तो बड़ी तवालत हो जाएगी व्लॉग की, इसलिए मैं सेक्शन ऑफ लॉ बता देता हूँ और आपने उनको पढ़ना है, उनको समझना है। मैं आपको गाइडलाइंस दे दूँगा। रिमांड के जितने भी केसेस हैं वो जो गिर्द घूमते हैं चंद सेक्शन ऑफ लॉ के, सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 167 CRPC। उसके तहत जो है पुलिस रिमांड मांगती है अदालत से। उसके साथ जो दीगर सेक्शन ऑफ लॉ है वो है सेक्शन 169, सेक्शन 344, सेक्शन 61, सेक्शन 63। ये 5 मेन है। इसके अलावा सेक्शन 86, ये 6 सेक्शंस ज़ाब्ता फौजदारी के बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डिटेल में पढ़िए ताकि आपको समझ आ जाए कि रिमांड क्या है। अब रिमांड के हवाले से हम एक एक को जिक्र करते हैं कि रिमांड जो है जो सबसे पहले जो लॉ कम्स इनटू एक्शन और सेट इनटू एक्शन that starts from section 154 CRPC। यानी कि जब कोई फौजदारी कार्रवाई किसी के खिलाफ शुरू होती है तो सबसे पहले जो कार्रवाई होती है, पहला स्टेज होता है वो FIR का दर्ज होना सेक्शन 154 के तहत होती है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं या फिर जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। अब सेकंड स्टेज है ये रिमांड, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन अदालत में जो स्टेज है रिमांड पहला स्टेज है। यानी कि पहला स्टेज तो पुलिस का काम है, यानी कि कोई शख्स जाता है वो कंप्लेंट दर्ज करता है,
वो अपनी पुलिस डायरी में लिखता है और फिर एफआईआर दर्ज के उसको एक कॉपी दे देता है। तो वो पहली प्रोसीडिंग ला के शुरू हो जाती है और पुलिस कम इनटू एक्शन और इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और विद इन 24 आवर वो फिर अदालत से अप्रोच करता है। इसका मतलब यह है कि जो अदालत में पहला काम जो शुरू होता है विच एंड्स विद द कल्मिनेशन ऑफ द ट्रायल, वो बाद में जिक्र करेंगे। ये हमारा आज मौजू नहीं है, किसी और वीलॉग में ट्रायल के हवाले से जब डिस्कस करेंगे। मुख्तसर है कि ज़ाब्ता फौजदारी के मुताबिक सबसे पहले जो अदालती कार्रवाई होती है वो रिमांड से शुरू होती है। अब जब रिमांड से शुरू होती है तो सेक्शन 61 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुलिस अगर किसी को अरेस्ट कर ले तो कितनी देर तक उसको अपनी कस्टडी में रख सकती है। पुलिस अंडर सेक्शन 61 और सेक्शन 167 सीआरपीसी 24 घंटे तक ज्यादा नहीं रख सकती और विद इन 24 आवर्स में वो अपने नियरेस्ट जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके पास मुल्जिम को पेश कर देती है। तो क्या जब पेश करती है तो उसको अदालत जेल भेज देती है? नहीं, पुलिस के पास इख्तियार होता है अंडर सेक्शन 167 सीआरपीसी कि वो जिसको पर्चा रिमांड हम कहते हैं उसमें तमाम दफात एफआईआर दर्ज वगैरह करके एक रिक्वेस्ट करती है पुलिस और रिक्वेस्ट ये करती है कि बिकॉज ऑफ दीज रीज़न, वो रीज़न्स लिखती है कि जनाब हमने मुल्जिम को गिरफ्तार किया और हमें शवाहदात, अच्छा मकसद क्या है रिमांड का? मेन मकसद ये है कि एविडेंस कलेक्ट करना, शवाहदात कलेक्ट करना, कोई रिकवरेबल आइटम है वो रिकवर करना। वो रीज़न लिखती है कि जनाब हमने अरेस्ट किया है और 24 घंटे में प्रोसीडिंग नहीं हो सकी, हमें टाइम चाहिए, हमें 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन मैक्सिमम जो है वो 15 दिन का रिमांड ले सकती है अंडर सेक्शन 167। लेकिन क्या एक ही दम या एक ही नशिस्त में जो है वो 15 दिन रिमांड दे देते हैं? नहीं, अदालतें एतराज़ करती हैं, अवॉइड करती हैं और अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस अगर पुलिस 10 दिन मांगती है तो ज़रूरी नहीं कि उसको 10 दिन, हो सकता है 3 दिन दे दें, 4 दिन दे दें, 2 दिन दे दें, 5 दिन। तो इसका मतलब है इंटरमिटेंटली जो है अदालत समझती है कि ब्रेक थ्रू हो रही है तो नेक्स्ट रिमांड में थोड़ा दिन देगी। तो मुख्तसर ये है कि पुलिस रिमांड मांगती है और अदालत अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको चंद दिन की पुलिस को रिमांड पे दे देती है। अब रिमांड ये तरीक़ाकार है। अब इसके बाद अब समझती है मिसाल के तौर पर रिमांड दे दिया और फिर जब नेक्स्ट पे फिर पुलिस रिमांड मांगती है और फिर कॉन्टेस्ट होता है तो अदालत समझती है कि फर्दर रिमांड की ज़रूरत नहीं है, कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुई, फर्दर एविडेंस कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है एट दिस स्टेज। तो फिर अदालत पुलिस या फिजिकल रिमांड से लेके उसको जुडिशियल रिमांड पे जेल में भेज देती है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो प्रोफेशनल लॉयर्स के लिए, प्रैक्टिसिंग लॉयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जब पुलिस को आप कंटेस्ट करते हैं और होप करते हैं कि जनाब डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज नहीं होता लेकिन आप उसको फिजिकल रिमांड पे चला जाता है तो आप समझते हैं कि पुलिस टॉर्चर वगैरह ना करे। एक बात, एक आम लोगों में एक बात है वो मैं बताना चाहता हूं जो कि वकला को तो पता है लेकिन आम लोगों को नहीं पता। जब वो कहते हैं जी फिजिकल रिमांड पे पुलिस को मिल गया है तो आम लोग ये समझते हैं कि मिसाल के तौर पे 3 दिन उनको फिजिकल रिमांड पे भेजा गया, पुलिस ने ले लिया कस्टडी में, तो वो समझते हैं कि अब टॉर्चर करेंगे, इसको मारेंगे, पीटेंगे। हरगिज़ ऐसा नहीं है। ज़ाब्ता फौजदारी के तहत पुलिस के पास इवन थप्पड़ मारने का भी कोई राइट नहीं है, डंडे सोटे मारने के दूर की बात है, कोई टॉर्चर करने की इजाज़त नहीं होती। अब उसके लिए आप श्योर किस तरह करते हैं कि आपका जो मुल्जिम है वो कस्टडी में पुलिस के सिक्योर रहे, सेफ एंड साउंड रहे, उसकी हेल्थ ठीक रहे? तो आप प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे एप्लीकेशन तैयार करके रखा करें और उसमें आप मेडिकल का कह दें कि जनाब इसका मेडिकल MLR होना चाहिए और उसमें फिर अदालत लिखती है कि जनाब ये नियरेस्ट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ से मेडिकल करके और मुझे रिपोर्ट सबमिट करें और फिर लेकर जाएं। तो फिर अदालत उसमें डायरेक्शन देती है, आप उसको पेश करें कि जनाब एप्लीकेशन क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द मेडिकल ऑफ द एक्यूज्ड with the request to submit the report
विद इन द कोर्ट बिफोर स्टार्टिंग द फिजिकल रिमांड, वो फिर अदालत दे देती है। इस तरह आपका बंदा अगर सेफ एंड सिक्योर है तो जाहिर है जब मेडिकल ऑफिसर जो है मेडिकल लीगल बनाएगा और उसमें कहेगा ही इज़ नॉर्मल, ही इज़ फिट, कोई ब्रूजेस नहीं है, तो जब 3 या 4 दिन रिमांड के बाद आएगा, अगर खुदा न खास्ता उसके बरस कुछ होगा तो फिर आप पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो है फर्दर में जुडिशल रिमांड, जब वो फिजिकल रिमांड ख़त्म हो जाती है तो फिर अदालत इसको जेल भेज देती है जुडिशल रिमांड पे, और अदालत अपनी तहवील में ले लेती है। अब ये सेक्शन जो है वो कौन सी लागू होता है, वो सेक्शन उसके बाद 344 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अदालत जो है 15-15 दिनों की उसको रिमांड देती है, और आपने देखा होगा कि हर 15 दिन के पास एक तारीख होती है जो अदालत में होती है, वो 344 के तहत होती है। उसमें भी रीजनिंग दी जाती है। कानून के मुताबिक 15 दिनों के बाद पुलिस बाउंड है कि उसकी जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके अंडर सेक्शन 173 जो है वो कोर्ट में दायर करते, जिसको हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं चालान सबमिट करना। लेकिन बिकॉज ऑफ वन रीज़न और अदर पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करती तो फिर जज रिपोर्ट लिखता है, जज रीज़न लिखेगा कि फर्दर जुडिशल रिमांड क्यों दे रहे हैं, और यह जुडिशल रिमांड चलता रहेगा जब तक मुल्जिम बेल आफ्टर अरेस्ट जो है वो अपनी फाइल करके रिलीज़ नहीं हो सकता। तो ये कंसेप्ट है रिमांड का, जुडिशल रिमांड का और फिजिकल रिमांड का। इसके अलावा एक ट्रांजिटरी रिमांड भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ट्रांजिटरी रिमांड क्या है, लेकिन ट्रांजिटरी रिमांड से पहले मैं आपको चंद लैंडमार्क जजमेंट्स का हवाला दूंगा कि दो को बहुत इम्पोर्टेंट है, जो रिमांड के हवाले से आपने जहन में रखनी है। जो लैंडमार्क जजमेंट है रिमांड के हवाले से, कंटेस्ट करने के हवाले से, वो है 1984 PCRLJ 8825, बल्कि इसकी जो जजमेंट है वो 1984 PCRLJ 2588 और गुलाम सरवर केस के नाम से मशहूर है। लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था और जस्टिस मुनीर खान साहब ने दिया था। ये इतनी लैंडमार्क जजमेंट है, ये जहन में रखिएगा। आपने ये अजबर करना जो प्रिंसिपल है, इसमें टोटल जो प्रिंसिपल ले डाउन किए थे रिमांड के हवाले से वो 18 प्रिंसिपल हैं। अब 18 प्रिंसिपल पे ये लैंडमार्क जजमेंट जो 1984 PCRLJ 2588 लाहौर हाई कोर्ट गुलाम सरवर केस के नाम से मशहूर है, ये आपने जहन में रखना है और इसके बेसिक प्रिंसिपल आपने ज़रूर पढ़ना है। इसमें 18 प्रिंसिपल है और आज तक जितनी भी जजमेंट्स हाई कोर्ट्स ने दी हैं या सुप्रीम कोर्ट्स ने, आप समझ लें कॉपी करके वो प्रिंसिपल वो जजमेंट्स पे दे दी गई है। तो इसलिए आपने इसको याद रखना है। लेकिन उसके साथ जो जजमेंट्स हैं जो कि अपडेटेड जजमेंट्स हैं, आप उसका भी रेफरेंस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल चंद का नाम दे देता हूँ। 2023 YLR 382 लाहौर, ये नज़ीर अहमद वर्सेस CCPO लाहौर केस है। दूसरा 2023 PLD 85 कोयटा हाई कोर्ट, तीसरी जजमेंट 2023 PCRLJ 810 इस्लामाबाद, ये शहबाज गिल वाला केस है जो हमारे PTI के थे। चौथा केस 2018 PLD 151 लाहौर हाई कोर्ट, पांचवी जजमेंट 2017 PCRLJ 691 कराची। सातवां 2016 PCRLJ 1773 लाहौर हाई कोर्ट। और आखिरी फर्दर जजमेंट आठवीं जो है, ताकि आपको इन जजमेंट का भी हवाला हो, आप कोर्ट में दे सकते हैं, वो है 2021 PCRLJ पेज नंबर है 293 लाहौर हाई कोर्ट। अच्छा, इस जजमेंट के अलावा मैं अब दोबारा आ जाता हूँ 167 पे। इस 167 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपने याद रखना है। एक तो प्रिंसिपल है कि 15 डेज से ज़्यादा रिमांड अदालत फिजिकल रिमांड नहीं दे सकती, ख़त्म हो गई। फिर सेकंड है रीजनिंग भी देनी है। और 167 सब सेक्शन 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड टू वुमेन। अब अगर औरत
किसी मुकदमे में गिरफ्तार हो जाती है अनलेस शी इज इन्वॉल्व्ड और इज रोब्ड इन मर्डर केस और डकैती। दो केस है, डकैती 392 जहन में नहीं रखना, डकैती आती है सेक्शन 395 पीपीसी के तहत और 302 के तहत, वो कत्ल है। अगर इस दो मुकदमे के अलावा मिसाल को चोरी में आ जाती है, किसी शराब के केस में आ जाती है या किसी और फ्रॉड के केस में आ जाती है, तो औरत का रिमांड जो है फिजिकल रिमांड नहीं दिया जाएगा। यह जहन में रखिएगा। जैसे ही औरत गिरफ्तार होती है और आपकी क्लाइंट जो है खातून है और ये दो केसेस के अलावा किसी और केस में है, तो आपने इतनी सी पहली ऑब्जेक्शन करना है कि जज साहब को आपने बताना है कि जनाब ये खातून है, सेक्शन 167 सब सेक्शन 5 बार करता है कि फिजिकल रिमांड जो मांग रहे हैं इसको नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है, उस पर एक्सेप्शन ये दी है कि अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरत है पुलिस को, तो पुलिस जेल में जाके इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो पुलिस कस्टडी में रख कर अपने थाने में नहीं रख सकती। ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अब मैं तीसरी जो रिमांड के हवाले से बात करना चाहूँगा और वो है ट्रांजिट रिमांड। अब ट्रांजिट रिमांड क्या है? ट्रांजिट रिमांड फॉर एग्जांपल एक एफआईआर दर्ज हुई लाहौर में, अब इस्लामाबाद में मुल्जिम है, तो क्या किस तरह से मैकेनिज्म क्या होगा? अब मैकेनिज्म ये होगा कि थ्रू प्रॉपर इन अकॉर्डेंस विद लॉ सीआरपीसीआर पुलिस रूल जो है वो उसकी रिक्विजिशन भेजेगा, यहाँ पर वहाँ का सीपीओ, यहाँ पर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को, और वो फिर जब वहाँ पर आएंगे और वही लेटर लेके, मुख्तसर ये कि जो मुल्जिम इस्लामाबाद में रह रहा है, मिसाल के तौर पे पुलिस स्टेशन मारगला के हदूद में है, तो फिर वो पुलिस स्टेशन मारगला में पंजाब पुलिस लाहौर वहाँ पहुँचेगी और अपना ये सारा रिक्विजिशन बताएगी और फिर उस पुलिस की असिस्टेंस लेके उस मुल्जिम को गिरफ्तार करेगी। अब मुल्जिम को जब गिरफ्तार करेगी तो विद इन 24 आवर का कंसेप्ट यहाँ पर मौजूद है। तो अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में किसके पास भेजेगी, यानी कि इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस नेक्स्ट डे विद इन 24 आवर्स कंपिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिसडिक्शन कंसर्ट कोर्ट जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ उस थाने का, उसकी कोर्ट में पेश कर देंगे। इसमें भी अलग चीज़ है कि वो अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो फिर वो डील कौन करेगा? वो करेगा सेशन कोर्ट, और वो बेलेबल है तो मजिस्ट्रेट है। क्योंकि ये मेरा इशू नहीं है, इस पे आज पे इंशाल्लाह उसमें डिटेल में जाएंगे। जो कि डील करती है सेक्शन 86, वो अलग मुख्तसर ये है कि पहले सेशन कोर्ट में पेश किया जाता है, सेशन कोर्ट मार्क करके कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा और मजिस्ट्रेट दे के उसको 24 घंटे का रिमांड दे देगा और वो फिर पुलिस, पंजाब पुलिस उनको इस्लामाबाद से लेके लाहौर चले जाएगी और फिर नेक्स्ट 24 दिन के घंटे के अंदर अंदर उस थाने उस कोर्ट में पेश करेगी जिस थाने में लाहौर में एफआईआर दर्ज हुई, या फिर प्रोसीडिंग इसी तरह चलेगी। अगर वो रिमांड चाहेगा तो वहाँ से लेगा। तो ये ट्रांजिट रिमांड है, ये आपके जहन में रखिएगा। ट्रांजिट रिमांड के हवाले से मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि बहुत कम लोगों को पता है। मैं इस तजुर्बे से गुजरा हूँ, एक्सपीरियंस है कि 86 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या अगर ट्रांजिट रिमांड पे कोई ले जा रहा है तो क्या 100% उस पुलिस का जो लेने आई है उसका राइट है कि चुप करके ले जाएगी? हरगिज़ नहीं है। आप अपने मुल्जिम को यहाँ पर भी रोक सकते हैं कानूनी तौर पे, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी व्लॉग में कर दूंगा। अब मैं लैंडमार्क जजमेंट के हवाले से मैं जिक्र करता चलूँ, ये हो गया। जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैं आखिर में मैंने आपको कहा था कि मैं इंशाल्लाह आपको आखिरी में कुछ प्रिंसिपल बताऊंगा। उसके अलावा मैं आपको एक और पहलू से भी बताना चाह रहा था कि क्या इस दौरान मुल्जिम को जब कोर्ट में रिमांड के लिए पेश किया जाता है तो क्या कोर्ट के पास पावर है कि उसको बरी कर दे, उसको रिहा कर दे? तो इसका जवाब यह है कि कोर्ट के पास बिल्कुल पावर है कि उसको रिहा कर दे, बरी नहीं, रिहा कर दे। अब बरी और रिहा में क्या फ़र्क है? बरी का मतलब है कि ही इज़ एक्विटेड, उसके बाद उसको कुछ चार्ज नहीं है। इसलिए अंडर सेक्शन जो 63 सीआरपीसी है, कोर्ट समझती है कि ये केस जो मुल्जिम पे जो 24 घंटे बाद पेश किया गया, ये रिमांड में मांग रहे हैं, रिमांड तो दूर की बात है, प्रमा फशा इस पे कोई केस ही नहीं बनता, तो फिर
वो तमाम पुलिस फाइल दे के उसके खिलाफ उसके हक में फैसला करके उसको डिस्चार्ज कर देगी, विद और विदाउट श्योरिटी उसको डिस्चार्ज कर देगी। डिस्चार्ज का मतलब उसको बरियत नहीं होती, यानी कि अभी एविडेंस नहीं है, कोर्ट ये लिख देती है, उसमें लिख देती है कि अगर इन फ्यूचर आपको इसके खिलाफ कोई एविडेंस आए तो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट आप इसको अरेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है जब डिस्चार्ज हो जाए तो आपका अक्यूज इस हद तक सेफ हो जाता है कि उसके बाद उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा अनलेस वो कोर्ट से परमिशन सीख करे कि अब हमने एविडेंस इकट्ठा कर लिया है तो हम इसको दोबारा अरेस्ट करना चाहते हैं। ये ध्यान में रखिए। इसके साथ साथ सेक्शन 169 के तहत पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही रिपोर्ट तैयार कर सकती है और कोर्ट को बता सकती है कि जनाब हमने इन्वेस्टिगेशन की है और ये प्रमा फेसाई केस में इसके खिलाफ नहीं बनता, तो हम इसे रिकमेंड कर रहे हैं कि डिस्चार्ज करना है। तो कोर्ट फिर उस ऑर्डर को देख के ऑर्डर अकॉर्डिंग टू हिज जुडिशियल माइंड उसको बरी डिस्चार्ज कर देता है। यह दो तरीका डिस्चार्ज करने का है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ तरीके हैं कि ट्रायल से पहले या ट्रायल के दौरान कोर्ट कुछ और सेक्शन से भी के जरिए मुल्जिम को बरी कर सकती है। एक तो है जब इन्वेस्टिगेशन या फिजिकल रिमांड जुडिशियल रिमांड के बाद जब चालान सबमिट होता है अंडर सेक्शन 173, तो जो सब सेक्शन है 173 सब सेक्शन 3 एंड सब सेक्शन 4, इसके तहत पुलिस दोबारा से जब वो चालान सबमिट करती है तो वो उसमें मुल्जिम को अगर बेगुनाह समझती है तो वहाँ पर भी रिपोर्ट बता सकती है कि जनाब हमने थारोली इन्वेस्टिगेशन कर ली है और इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं इकट्ठे हुए और हम समझते हैं ट्रायल नहीं चल सकता, मुल्जिम बेगुनाह नजर आता है तो बेगुनाह लिख दिया जाता है। और उसके बाद पुलिस वो एक मैकेनिज्म है कि जनाब वो एक अलग तरीका है, वो फिर किसी वक्त करेंगे कि 173 के तहत अगर ऐसा है तो फिर क्या प्रोसीडिंग है, क्योंकि एक लंबी प्रोसीडिंग है। मुख्तसर ये है कि उसमें भी डिस्चार्ज के लिए वो रिकमेंड कर सकते हैं। ये 3 तरीके के अलावा बिफोर ट्रायल और ड्यूरिंग ट्रायल मजीद अपॉर्चुनिटी उसके पास होती है, जिसको हम उर्फ़ आम में 249 CRPC के तहत या 265 के CRPC के तहत उसको बरी करवा सकते हैं। जो 249A है उसको मुख्तसर आपको बता रहा हूँ, जब मजिस्ट्रेट ट्रायल हो तो फिर आपने 249 की एप्लीकेशन चालान सबमिट हो जाए तो उसके बाद आप किसी वक्त भी इवन बिफोर कॉग्निजेंस बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द ट्रायल आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, क्योंकि चालान जब सबमिट हो जाए आप रिकॉर्ड देखते हैं, आप देखते हैं क्या मुल्जिम के खिलाफ तो कोई इल्ज़ामात ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है, तो आप लगा सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू सेव द प्रेशियस टाइम ऑफ द कोर्ट आप ये लगाते हैं और कोर्ट कन्विंस होती है तो उसको बरी कर देती है। उसके खिलाफ खिलाफ दूसरी पार्टी को टाइम मौका होता है कि जनाब वो क्रिमिनल रिवीजन में हाई कोर्ट में चले जाए। इसके साथ साथ 265 में भी जो है आप जब वो कॉग्निजेंस कोर्ट ले ले तो उसके बाद आप 265 के तहत यही एप्लीकेशन यही ग्राउंड्स लिख के आप सबमिट कर सकते हैं और कोर्ट जब कन्विंस हो जाए तो फिर इसमें भी आपको जो है आपके मुल्जिम को जो है वो बरी कोर्ट कर सकती है। इसके अलावा मैंने अर्ज़ किया था मैं आखिरी में जो रिमांड के प्रिंसिपल हैं जो कि लैंडमार्क जजमेंट है PCRLJ 1984 पेज नंबर 2588 लाहौर हाई कोर्ट की, उसमें जो प्रिंसिपल है बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 प्रिंसिपल है वो मैं बता देता हूँ, ये आपने ध्यान में रखना है। 15 यौम में मुल्जिम को अदालती रिमांड पर भेजा जा सकता है। पुलिस रिमांड सिर्फ मजबूत और गैर मामूली वजूहात पर दिया जाए, मुख्तसर तरीन मुद्दत के लिए भी दिया जाए। रिमांड देने की वजूहात मजिस्ट्रेट लाजमी रिकॉर्ड करे। नंबर 3 सेक्शन 167 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत दिया गया हुक्म सेशन जज को भेजा जाएगा, यानी कि एक रिपोर्ट जो है वो सेशन जज को मजिस्ट्रेट पाबंद है भेजने का। चौथा 15 दिन के बाद पुलिस से चालान तलब किया जाए, अगर चालान पेश ना हो तो मुल्जिम को जमानत पर रिहा किया जा सकता है। नंबर 5 15 दिन के बाद रिमांड सिर्फ पुलिस की दरख्वास्त पर दिया जाएगा, जो जुडिशल रिमांड की बात कर रहा हूँ आपसे। 15 दिन के बाद पुलिस की दरख्वास्त को दफ़ा 344 ज़वात फ़े के तहत अल्तवा की दरख्वास्त तस्वर की जाती है। नंबर 7 रिमांड देने से पहले मजिस्ट्रेट इत्मीनान करे कि मुल्जिम के खिलाफ शवाहिद जमा हो चुके हैं और मज़ीद शवाहिद मिलने का इम्कान है।
नंबर 8, मुलजिम की गैर मौजूदगी में रिमांड नहीं दिया जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल ऐसा प्रैक्टिस में होता है कि मुलजिम पेश नहीं हो रहा होता और वो फाइल लेकर रीडर को दे देते हैं, रीडर कोर्ट जज साहब रिटायरिंग रूम में भेजे होते हैं, वहीं हो रहा होता है। लेकिन इसमें आपने विजिलेंट होना होता है, आप पहले से मौजूद हो वो और वकालतनामा लेके आए ताकि मुलजिम के आपके अंगूठे दस्तखत भी ले लें और कोर्ट से अटेस्ट भी करवा लें। तो मुख्तसर ये कि आप रीडर को बता दें कि मैं यहाँ पर कॉन्टेस्ट करने आया हूँ, ताकि पीछे बार बार वो लेकर रिमांड ना गायब हो जाए। उमूमन ऐसी प्रैक्टिस में है, तो आपने उसको रोकना है। जब आप अपने आप को बता देंगे तो फिर जज अवॉइड करते हैं। तो अगर इवन दो जज साहब उसके बगैर देने लगे तो बता दें जज साहब कानूनन पाबंद है कि मुलजिम को बुलाया जाए, मैंने वकालतनामे पे साइन भी कराना है और मुलजिम को मैंने कॉन्टेस्ट उसके सामने करना है, कुछ फैक्ट्स मैंने उसे मालूम करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा मैजिस्ट्रेट जो है अपने घर में रिमांड नहीं देगा, वो कोर्ट के अंदर देगा। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, इस चीज़ को भी आपने अपने जहन में रखना है, अंडर कंसिडरेशन रखना है। मुलजिम को एतराज़ उठाने का पूरा मौका दिया जाता है, यानी कि मुलजिम के बिहाफ पे आप तमाम वो कानूनी एतराज़ात, फैक्चुअल एतराज़ात उठा सकते हैं जो आपको मालूम है। इसके अलावा मुलजिम के एतराज़ात रिकॉर्ड किए जाएंगे और इनके मुस्तरद करने की वजूहात दर्ज की जाएंगी। नंबर 12, रिमांड देने से पहले पुलिस की फाइल भी देखी जाएगी, यानी कि आप भी देख सकते हैं और जज साहब को भी आप बता सकते हैं कि आप जज साहब देख लें जो मैं बात कर रहा हूँ वो फाइल से मुताबिकत रखती है। अगर पिछले रिमांड के दौरान तफ्तीश ना हुई हो तो मजीद रिमांड ना दिया जाए। यानी कोई फर्दर ब्रेक तो नहीं, 3 दिन की रिमांड है और कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई एविडेंस जो मांग रहे थे वो कह रहे थे हमने ये करना है, वो नहीं हो सकेगा, तो फिर वो फर्दर इसमें नहीं देगी, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। गिरफ्तारी के 2 माह बाद रिमांड ना दिया जाए सिवाय नागजीर सूरत के। चलान मुकम्मल ना होने की सूरत में मजिस्ट्रेट नामुकम्मल चलान पर ही मुकदमे की कार्रवाई शुरू करे। 16, अगर 2 माह में चलान पेश ना हो तो मामला सेशन जज और जिली पुलिस सरबराह को रिपोर्ट दी जाएगी उस पुलिस वाले के खिलाफ। पुलिस या इस्तिगासा की खुशनुदी के लिए रिमांड ना दिया जाएगा। और आखिरी, हर रिमांड और इल्तवा की वजूहात लाजमी दर्ज की जाएंगी। ये मेरा ख्याल है कि मैंने बड़ी डिटेल में ब्रीफली आपको बता दिया है और इंशाअल्लाह अगर आप इस चीज़ पर जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं इस पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको रिमांड कंटेस्ट करने में खातिर मदद मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।